जय हिंद बच्चों। आज मैं कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 में वर्णित पाठ बड़े भाई साहब पढ़ाने जा रही हूँ और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो कि बहुत ही जाने माने, जिनको कथा सम्राट कहा जाता है, कलम का सिपाही कहा जाता है। इस पाठ में लेखक बताते हैं कि मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल के बड़े थे। जो लेखक के बड़े भाई हैं उनसे 5 साल के बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे ही आगे थे। उन्होंने इसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब से लेखक ने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहते थे। वे भवन की बुनियाद बहुत मजबूत डालना चाहते थे, इसीलिए एक ही क्लास में 2-2, 3-3 साल वो पढ़ाई करते थे, जिससे कि उनकी बुनियाद खूब पुख्ता हो। और फिर वो लेखक छोटे थे और उनके भाई साहब वो बड़े थे, और लेखक की उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल, और उनके भाई साहब 14 साल के थे। उन्हें मेरी तनबीह और निगरानी का पूरा और जमशेद अधिकार था, और शालीनता इसी में थी कि हुक्म को कानून समझो, कि लेखक उनके हुक्म को अपना फ़र्ज समझे कि मुझे उनका काम करना ही है। और जो बड़े भाई साहब हैं उनके स्वभाव के बारे में बताए गए को अध्ययनशील थे, हमेशा बैठ कर किताबें खोले रहते थे और दिमाग में कभी चिड़िए, कभी यहाँ से कभी ऐसे ऐसी कुछ तस्वीरें अपना कॉपी में गोसते रहते थे। और जब लेखक सोचते कि कभी कभी उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा रहता, जैसे राधे श्याम सुई, कुछ ऐसे लिखा रहता था, और लेखक जब उन सब चीज़ पहेली लगता था कि सब एक पहेली है, और उस पहेली को जब सुलझाने का प्रयास करता था तो घंटों निकल जाते थे, लेकिन वो सुलझा नहीं पाता था। फिर लेखक कह रहे हैं कि उनका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा में किताब खोल कर बैठना उन्हें पसंद नहीं था, और मौका मिलते, क्योंकि दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल के मैदान में आकर कंकरियाँ उछालते या तो कागज की पतंग उड़ाते थे। अगर कोई साथी मिल जाता तो पूछना ही क्या था, और कभी 4 दीवारी से चढ़कर नीचे भाग आते, और कभी फाटक पर सवारों से आगे चलाते हुए मोटर का आनंद उठा रहे होते। लेखक हमेशा खेलते कूदते रहते थे, उनके भाई साहब हमेशा पढ़ते रखते रहते थे, और उनके भाई साहब हमेशा कहते भी थे पढ़ाई के मामले में अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, इन सारे विषयों की उनको उदाहरण दे देकर कहते थे कि ये सब चीज़ें ऐसी ही नहीं हैं। और जब लेखक की लताड़ सुन करके, बड़े भाई साहब की लताड़ सुन करके लेखक के आंसू आने लगता था। तब फिर अपराध जो मैंने किया है वो बड़े भाई साहब की उपदेश की कला में निपुण थे, और फिर उनको ऐसे ऐसे बातें सुनाते जैसे उनकी हिम्मत टूट जाए। और चूँकि बड़े भाई साहब हर एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़ते थे, इस साल भी इम्तहान हुआ, और फिर क्या हुआ, बड़े भाई साहब दुर्भाग्यवश फिर फेल हो गए और लेखक पास हो गया। वो भी क्लास में प्रथम आया। जब क्लास में प्रथम आया तो बड़े भाई साहब का उनके बीच 2 ही साल का अंतर रह गया, और बड़े भाई साहब अब उनको आड़े हाथों लेते और कहते कि आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई जो मज़े से खेलता था। क्योंकि लेखक के मन में थोड़ा सा घमंड आ गया था इस बात को लेकर कि वो तो बिना पढ़े ही उसने कक्षा में प्रथम स्थान हासिल कर लिया, और भाई साहब नहीं पढ़ते। अब लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल और भी नहीं लगता था। वो आज़ादी से अपना घूमता फिरता, गुल्ली डंडे खेलता और भोजन के समय लौटता था। और एक दिन बड़े भाई साहब ये सब तो कुछ दिन तक देखते रहे। फिर एक दिन उन्होंने लेखक को खूब आड़े हाथों लिया, मतलब लेखक को खूब बुरा भला कहा। बड़े भाई साहब ने कहा कि जो माँ बाप की ये गाढ़ी कमाई है उसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, हमें पढ़ना है, हम यहाँ पे आए हैं। और अगर जो घमंड करता है, घमंड तो रावण का भी नहीं हुआ, घमंड जो शैतान होता है उसका भी यही हाल होता है, तो हमें किसी अपने ऊपर घमंड नहीं करना है। और वो फिर भाई साहब ने कहा कि मेरे फेल होने के ऊपर मत जाओ, और जब इस क्लास में आओगे तो तुम्हें पसीना आएगा। बड़े भाई साहब उनको यही सब बातें कहकर उनको, और फिर सालाना इम्तहान हुआ, और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि इस बार फिर लेखक पास हुआ और बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। अब जो उन्होंने मेहनत नहीं की पर दर्जे में कैसे अव्वल आ गया, बहुत खुद पर अचरज हुआ। बड़े भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया, कोई कोर्स का एक सब चाट गए, रात 10-10 बजे तक पढ़ते थे, 9:30 बजे स्कूल जाने से पहले खूब, लेकिन बेचारे फेल हो गए। उनके ऊपर लेखक को बहुत दया भी। और फिर अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए, जब देखे कि एक ही दर्जे का अंतर है तो भाई साहब नरम पड़ गए, और उन्हें डांटने का अवसर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, और शायद खुद समझने डांटने का अधिकार अब उन्हें नहीं रह गया है, और लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई। एक दिन जब लेखक हॉस्टल से दूर करके हुआ, मतलब पतंग लूट करके आया, तो फिर आसमान की ओर वो देख रहा था, मंदगति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था। कोई आत्मा स्वर्ग से निकल विराक्त मन में नए संस्कार ग्रहण कर रही थी। फिर सहसा उन्होंने देखा भाई साहब से उनकी मुठभेड़ हो गई, जो कि बाजार से लौट रहे थे, और फिर
भाई साहब ने उनको खूब बुरा भला कहा उग्र भाव में कि तुम बाज़ार के इन लोगों के साथ कनकौवे लड़ाते रहते हो। और कुछ लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार बन जाते थे और तुम्हें अपनी पढ़ाई पर बहुत घमंड हो गया। और फिर बड़े भाई साहब ने लेखक को समझाया कि जो कुछ है वो हमारा अनुभव ही हमारे साथ आगे आता है। और दादा को देखिए जो कि है वो लोग हमारी पढ़ाई के ऊपर अपनी गाड़ी कमाई का पैसा भेजते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते, नाश्ता बंद हो जाता। अगर दादाजी ऐसा ना करते तो हमारा खर्चा कैसे चलता। अगर तुम उनके जो पैसे भेज रहे हैं उनका फ़र्ज निभाओ और पढ़ाई करो। और ऐसा नहीं कि अनुभव ही बहुत कुछ होता है। बहुत सारे लोग डिग्री तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उनके पास अनुभव नहीं रहता तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। फिर लेखक को ये बात का अनुभव हुआ और फिर उन्होंने अपने प्रति जो भाई के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो आई और बहुत सजल नेत्रों से उन्होंने अपने भाई को देखा और बोला कि अब वो ऐसा फिर कभी नहीं करे। और एक दिन जब बड़े भाई से उनको गले लगा लिया और जब उनको पतंग उड़ाने का मन था तो देखा कि बड़े भाई साहब के ऊपर से एक कनकौवा गुजरा। बड़े भाई साहब उसकी डोर पकड़कर और दौड़ रहे थे। बड़े भाई साहब लंबे ही थे, उन्होंने उछल करके पतंग पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ भागे और वो लेखक भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो इसमें है कि हमारे अनुभव से ही सब कुछ होता है। जो हमारे माँ बाप ने हमें गाड़ी कमाई से पढ़ाया लिखाया हम उनका कहना माने। जय हिंद।